वुमेन हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जो ओपन और इन्फॉर्म्ड कॉन्वर्सेशन डिजर्व करता है एंड अनफॉर्चुनेटली इट इज़ सराउंडेड बाय हेजिटेशन एंड इग्नोरेंस। अभी एक रिसर्च हुई थी जिसमें पता चला इंडिया में प्राइमरी इनफर्टिलिटी तो इम्प्रूव हो गई है बट सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा एप्रीहेंसिव होती हैं। सेकेंडली उनकी जब पीरियड स्टार्ट होते हैं उसमें जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं और उसके लिए वो आते हैं। ये समझना बच्चों से ज़्यादा मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ नॉर्मल एंड व्हाट इज़ एबनॉर्मल। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल में देखिए एक चीज़ आती है कि साइकिल कितने दिन में आ रही है, कितनी रेगुलर है, कितने दिन तक रह रही है और उसमें ब्लीडिंग कितनी हो रही है। दीज आर द 3 थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट, जो कि जिसके बेसिस पे हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। मुझे लगता है लोगों ने पेरेंटिंग को चैलेंज ज़्यादा बना रखा है तो नहीं उतना बड़ा। हेलो एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ क्यूरियोसिटी टू क्लैरिटी, जहां हम खुलकर बात करेंगे वुमेन की हेल्थ और वेलनेस के बारे में। मैं हूं आपकी होस्ट सोनालिका और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवकी, अ टॉप गायनेकोलॉजिस्ट who has helped thousands of women from periods to pregnancy to menopause. अगर आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझना चाहते हैं या हार्मोनल शिफ्ट के बारे में जानना चाहते हैं, then this episode is for you. Thank you, Dr. Shivki, for joining us today. Thank you. डॉक्टर, आई फील वुमेन हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जो ओपन और इन्फॉर्म्ड कॉन्वर्सेशन डिजर्व करता है एंड अनफॉर्चुनेटली इट इज सराउंडेड बाय हेजिटेशन एंड इग्नोरेंस। Very true. Very true. So let's start from a very basic question. From when should we start visiting a gynecologist? और in a better way हम अपने बच्चों को कब एक gynecologist के पास ले जाना शुरू करें? I would like to answer this question in a different way. कि what is the common reasons जो mothers अपने especially जो girls हैं, जो adolescent girls हैं, उनको लेके आती हैं हमारे पास। सबसे ज़्यादा जैसे ना कॉमन कंप्लेन उनकी होती है, जो लड़कियों की बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा एप्रीहेंसिव होती हैं। सेकेंडली उनकी जब पीरियड स्टार्ट होते हैं उसमें जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं और उसके लिए वो आते हैं। ये समझना बच्चों से ज़्यादा मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ नॉर्मल एंड व्हाट इज़ एबनॉर्मल। क्योंकि आप एक बच्चे को, एक छोटी बच्ची को जो कि प्यूबर्टी में एंटर करी है, उसके अपने एप्रीहेंशंस हैं, आप उसको एक डॉक्टर के सामने लाके बिठा दो एंड यू आर डिस्कसिंग दोज थिंग्स, इट इज़ अ बिट एम्बैरेसिंग फॉर देम ऑल्सो एंड दे आर नॉट कंफर्टेबल अबाउट इट। सो मुझे लगता है कि मदर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अब मैं बोलने जा रही हूँ वो जानना कि क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लेडीज दे आर इग्नोरेंट अबाउट इट एंड दे आर ऑन द सेम नॉलेज जो उनके पिछले जनरेशन से उनको मिली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब गर्ल्स लाइक बॉडी चेंजेस होते हैं, स्पेशली मैंने देखा है या तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दे आर वेरी एप्रीहेंसिव कि या तो ज़्यादा डेवलप हो रहा है या मतलब इट इज़ नॉट बायलैटरली, इट इज़ नॉट इक्वल। तो मैं बताना चाहूँगी कि एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट, एवरी गर्ल इज़ डिफरेंट, उनकी जो ग्रोथ पैटर्न है वो डिफरेंट होता है, तो इट इज़ नॉट सिमिलर एंड इसमें कोई एप्रीहेंशन नहीं है और कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो उसे बढ़ा और घटा सके। सेकेंडली जब भी पीरियड स्टार्ट होते हैं, जैसे दे आर 4 स्टेजेस ना, फर्स्ट इज प्यूबाकी, जब हेयर ग्रोथ होती है, देन थिलाकी, जब ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, देन देयर इज मिनाकी, मीन्स तब जाके पीरियड आता है थर्ड में। ग्रोथ स्पर्ट आता है जब लंबी होती हैं लड़कियां और उसके बाद उनको पीरियड्स आते हैं। जब पीरियड्स आते हैं तो जो हमारा जो ब्रेन में जो ग्लैंड्स हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बट ब्रेन में जो ग्लैंड्स हैं और जो ओवरीज है और जो यूट्रस है, उसका एक एक्सेस होता है, उसको टाइम लगता है डेवलप होने में। तो जनरली इट इज़ कंसिडर्ड कि 2 साल लगते हैं उसको नॉर्मलाइज होने में। तो कई बार जैसे फर्स्ट पीरियड आया, हम लोग के मतलब पेरेंट्स और हमारी मतलब जो ग्रैंड मदर्स थी वो भी बताती थी कि अभी तुम्हें फर्स्ट टाइम पीरियड आया, हो सकता है अभी तुम्हें आए ना। तो एक्चुअली दैट वाज नॉर्मल, मतलब वो नॉर्मल चीज़ थी क्योंकि उसको टाइम लगता है एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट 2 years। तो अगर किसी की साइकिल इरेगुलर है, नथिंग टू वरी अबाउट इट। प्रॉब्लम तब आती है जब कई बार बहुत जल्दी पीरियड्स आ जाए या बहुत ही कम एज में पीरियड्स आ जाए या अगर लेट पीरियड आ रहे हैं और वो रुके ही ना। दीज आर द कंसर्न जिसमें ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। ट्रीटमेंट इसलिए रिक्वायर्ड नहीं कि कोई बच्चे को बीमारी है, इट इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज उसकी जनरल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है। वो ब्लीड ज़्यादा करेगी, न्यूट्रिशनल लेवल उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो इन चीज़ों में
ज़रूरी है जाना. So it is very important for mothers to not to be apprehensive, to make their child comfortable about those changes. It is nothing which has happened, which is something unusual. It happens to every girl, every lady. वो बच्ची उतनी परेशान नहीं होती जितनी माँ होती है. उसको हाइजीन के बारे में बताना, उसको न्यूट्रिशन के बारे में बताना, उसको ये टैकल करना बताना कि अगर आप स्कूल में हो तो हाउ टू हैंडल, ऑल्दो स्कूल्स आर रियली प्रिपेयरिंग देम वेरी वेल, वो बताना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है. सैनिटेशन के बारे में बताना, ये सब चीज़ों के बारे में जो नॉलेज है वो देनी चाहिए. अदरवाइज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ गर्ल टू कम एंड मतलब लाइक हाँ अर्ली उसमें. ठीक है. अभी आई हैव रेड समवेयर एक रिसर्च में द एवरेज एज ऑफ मेनार्की द फर्स्ट पीरियड हैज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम 13 to 11 and girls are getting periods in the age of 9 and 8. Why is it happening? हाँ, yes, the age of जो मेनार्की है that it is being reduced. दो रीजंस हैं इसके. एक एनवायरमेंटल और हार्मोनल जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जो इसीलिए जो प्रेग्नेंट पेशेंट होती है ना, प्रेगनेंसी कभी होती है तो कोई भी हार्मोनल चेंज है जो कि ऐसी डिजीजेज हैं उनको कंट्रोल किया जाता है. बिकॉज देयर इज़ अ कंसेप्ट नाउ लाइक फॉर डायबिटीज़ के लिए जैसे कहा जाता है कि जब बच्चा मदर के यूट्रस में होता है, अगर मदर को डायबिटीज़ है या मदर को इस टाइप की कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो उस बच्चे में भी वो चेंजेस हो रहे हैं एंड फर्दर दैट बेबी विल डेवलप दैट डिजीज. यस, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टैकल. तो जो अब जो बच्चे हो रहे हैं जो अडल्ट्स में क्योंकि इस टाइप की हार्मोनल डिजीजेज और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं तो दे आर गेटिंग बीइंग इनहेरिटेड इन द चाइल्ड. एंड देन द लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, द ओबेसिटी इज द मेन प्रॉब्लम. very high carbohydrate diet, sugar rich food, that is also a problem. Less physical activity, that is also a problem. And secondly मुझको ये लगता है कि there is also a concept that it is a part of evolution also, क्योंकि infertility की वो कम हो रही है, age menopause जल्दी हो रहा है, infertility जल्दी हो रही है, तो it is a balancing act from the nature कि वो आप reproductive वाला जो है वो जल्दी बढ़ गया है. So that way, but otherwise वो हमारे हाथ में नहीं है. बट अदर थिंग्स जो लाइफस्टाइल है, बच्चों की लाइफस्टाइल है, उन पे उनके खान पान पे ध्यान देना, दैट इज़ इन आवर हैंड्स, तो दैट वी कैन मतलब लाइक टेक केयर ऑफ दैट. इज पेनफुल पीरियड्स इज समथिंग टू वरी अबाउट? अगर बच्चे को पेन हो रहा है तो इज देयर साइन ऑफ एनी हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओएस और पीसीओडी? पीसीओएस एंड पीसीओडी में जनरली पेन नहीं होता है. ओके. रीजन बीइंग इट इज सेड दैट पेन इज देयर इन एन ओवुलेटरी साइकिल. जब एग बन रहा है तब पेन होता है. जैसे इनिशियली जब पीरियड्स आते हैं लड़कियों को तो कुछ सालों तक पेन नहीं होता है, बट जब उनका साइकिल रेगुलराइज हो जाती है देन दे स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग पेन, क्योंकि जब ओवुलेशन होता है इट इज़ एसोसिएटेड विद पेन. ठीक है. पीसीओडी तो नहीं, बट हल्का फुल्का पेन इज़ नॉर्मल. अ पेन जो कि एक नॉर्मल एंटी स्पाज्मोटिक या एनाल्जेसिक से सबसाइड कर जा रहा है, दैट इज़ नॉर्मल. But if a pain which is not subsiding at all after taking medicines, और पूरे ही महीने में वो दर्द चला जा रहा है, then that is a concern. और आज के टाइम में न्यूअर तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन it is now easily being diagnosed. Earlier maybe it was not. That is endometriosis. Endometriosis जो है young girls में भी बहुत ज़्यादा common है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है. सो दैट इज़ ऑल्सो रीज़न, बिकॉज वो एक पेन का बहुत मुख्य रीज़न है जिस पे एवेल्युएशन होना चाहिए और उसका अर्ली ट्रीटमेंट होना चाहिए. देयर आर ओनली 2 symptoms of endometriosis, either pain and infertility. There is nothing, no cancer, nothing happens. बट अगर उसका ट्रीटमेंट इनिशियल पे स्टार्ट हो जाए तो लेटर ऑन प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसका उस डिजीज़ का बहुत ज़्यादा क्योर नहीं है, एंड इट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर एनीवन. What is a normal menstruation cycle? एक normal menstruation cycle कैसा होता है? हाँ, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल में देखिए एक चीज़ आती है कि साइकिल कितने दिन में आ रही है, कितनी रेगुलर है, कितने दिन तक रह रही है, और उसमें ब्लीडिंग कितनी हो रही है. दीज आर द 3 थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट, जो कि जिसके बेसिस पे हम उसको डिफाइन करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को, हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल को. इनिशियली इट वाज कि इट शुड बी लाइक फ्रॉम 21 to 35 डेज. इट इज़ अ नॉर्मल साइकिल. अगर किसी को शुरू से ही 35 डेज पे पीरियड्स आ रहे हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, वो उसकी अपनी साइकिल है. किसी को शुरू से ही 21 डेज पे आ रहे हैं, दैट इज़ नॉर्मल. अभी इनिशियली जो आया है मेन, वो दैट इज़ फ्रॉम 24 डेज. 24 डेज को नॉर्मल मानते हैं. 24 to 35 डेज इट इज़ नॉर्मल. अगर किसी को साल में
3 बार पीरियड हो रहे हैं, एक कंसेप्ट है कि दैट इज ऑल्सो नॉर्मल, दैट इज नॉट हार्मफुल। मतलब 3 बार अगर किसी को साइकिल हो जा रही है, स्पेशली जो पीसीओ वाले पेशेंट्स हैं, लड़कियां हैं जिनको पीसीओ है, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। ब्लीडिंग जनरली 5 to 7 days होती है। इट इज सेड 80 ml ब्लड इज लॉस, है ना, एंड देयर इज डिफरेंट वेज टू क्वान्टिफाई इट कि आप कितने पैड्स सोक कर रहे हैं उस तरीके से। बट इफ every 2 hours somebody is changing the pad, that is not normal. ठीक है, and above 7 days, bleeding above 7 days, that is also not normal. And in between कोई spotting हो रही है, that is not normal. That needs an evaluation. Post menstrual या pre menstrual जो spotting हो रही है, that is not normal. Is pre-conceptional counseling is important? Yes. मतलब एक अगर पेरेंट आप बनना चाह रहे हो तो उससे पहले जब when you are mentally ready, then visiting a doctor is important, and why? Very important, very important. हाँ, रीजन बीइंग इतनी अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर मैं मतलब आई हैव सीन पीपल, ऐसी फैमिलीज देखी हैं जो कहती हैं 3 महीने तक तो जाओ ही मत, क्योंकि हमें तो कोई इंजेक्शन लगता है तभी जाना चाहिए। और मैं उसका कंसेप्ट भी बताऊंगी व्हाई इट इज सो। कि उसका रीजन ये है कि देयर आर सर्टेन डिजीजेस जो कि इनिशियल प्रेगनेंसी में ही कंट्रोल हो जानी चाहिए। जिसमें 2 इंपॉर्टेंट है, वन इज डायबिटीज एंड वन इज थायराइड। हाँ, डायबिटीज इनिशियल फेज में अगर कोई भी, जब बच्चा बन रहा होता है, अगर आप यूग्लाइसेमिक स्टेट में नहीं है, अगर आपकी शुगर वेल कंट्रोल नहीं है, तो इनिशियल ही जब वो बेबी बन रहा होता है, इन फर्स्ट 6 to 8 weeks उसमें प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी, जिसमें मेनली न्यूरल डिफेक्ट्स होते हैं एंड हार्ट प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा हाई शुगर लेवल है तो इट विल लीड टू अबॉर्शन। एंड इफ इट इज मतलब 9 HbA1c से हम कैलकुलेट करते हैं, अगर हमें प्री कंसेप्शनल देखना होता है, 6 इज एन आइडियल HbA1c जिस पे कंसेप्शन होना चाहिए, 7 इज हाई, 8 के ऊपर तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। वन हैज़ टू काउंसिल द पेशेंट कि आपको ये प्रॉब्लम होगी। दूसरा थायराइड है। थायराइड डिसऑर्डर्स, स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म, इट शुड बी कंट्रोल्ड। और प्रेगनेंसी में वो ओवर करेक्ट होता है, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन होता है, हाइपोथायराइडिज्म जो जिसमें TSH बड़ा है और T3 T4 कम है, बॉडी हार्मोन कम बना रही है, तो उसका हम जो आंकलन करते हैं वो TSH लेवल से करते हैं। तो अगर जो माँ है उसके शरीर में थायराइड हार्मोन कम है तो वो बच्चे को कम देगी, अगर बच्चे को कम देगी तो उसके ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है। और आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका IQ लेवल लो होता है, उसको क्रेटिनिज्म कहते हैं, और IQ लेवल लो होता है। इट कैन बी लाइक उसकी डिग्री, मतलब ग्रेड्स अलग हो सकते हैं, सीवियरिटी अलग हो सकती है, बट इट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग बिकॉज इट इज़ समथिंग विच वी कैन कंट्रोल, एंड इफ इट इज़ नॉट कंट्रोल, वो बच्चे के लिए लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है। ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर और एक जो है वो है वी इवेलुएट पेशेंट फॉर रुबेला इन्फेक्शन के अगेंस्ट इम्यूनिटी। IgG कराया जाता है, क्योंकि रुबेला एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, एंड इफ़ यू आर इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट रुबेला, सो आपको रुबेला इन्फेक्शन नहीं होगा प्रेगनेंसी में। एंड अगर उसका IgG पॉजिटिव नहीं आता है, सो देन दे आर गिविंग वैक्सीन के 3 महीने बाद प्रेगनेंसी प्लान होती है। RH नेगेटिव प्रेगनेंसी है, वो पता होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको पता नहीं है कि आपको कब आपकी ब्लड की मिक्सिंग हुई है, तो एक ICT टाइटर होता है, दैट वी शुड नो कि क्या इस प्रेगनेंसी में आगे कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा, आपका हीमोग्लोबिन स्टेटस कैसा है। थैलेसीमिया माइनर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच हैज़ टू बी रूल्ड आउट इन प्रेगनेंसी और बिफोर प्रेगनेंसी इनफैक्ट, क्योंकि और सिंस जो हमारा एरिया है उसमें थैलेसीमिया माइनर इज वेरी कॉमन, पंजाबी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा कॉमन। फिर जनरल हेल्थ जो है दैट इज इम्पोर्टेंट, विटामिन D, आपकी बोन और मसल हेल्थ कैसी है, एग्जैक्टली आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट ज़्यादा है तो आप वेट कम कर सकते हैं, ये सब भी ज़रूरी है। तो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। अगर एक कपल को इनफर्टिलिटी फील कर रहा है, तो आफ्टर हाउ मच टाइम दे शुड विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट? कितना टाइम लगे उनको, कि कितना वेट करें और फिर एक डॉक्टर के पास जाएं? अगर 1 साल तक अनप्रोटेक्टिव रिलेशनशिप है और आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हो, तो देन दैट इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। बट दिस सिनेरियो हैज़ बीन चेंज्ड नाउ, दिस डेफिनेशन हैज़ बीन चेंज्ड नाउ रादर, बिकॉज जो कंसीव कर रहे हैं लोग वो काफ़ी लेट एज में कर रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक इज डिफरेंट, एंड वेरी लेट कंसेप्शंस, पीपल आर प्लानिंग लेट प्रेगनेंसीज। तो अगर 35 प्लस के ऊपर है तो 6 महीने भी वी कैन कंसिडर एज इनफर्टिलिटी। अभी एक रिसर्च हुई थी जिसमें पता चला इंडिया में प्राइमरी इनफर्टिलिटी तो इम्प्रूव हो गई है, बट सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इज इट ट्रू?
इट इज़ नॉट लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम हो गई है बिकॉज जो देखा गया है ओवेरियन फंक्शन जो है ना वो बहुत जल्दी डिरेंज हो रहा है। तो जिसने लाइक फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है वो लोगों ने जल्दी एज में कर ली, आपकी फर्टिलिटी अच्छी है, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू असेस इट कि कौन जल्द किसके मतलब एग्स ख़त्म जल्दी हो जाएंगे और किसके नहीं होंगे। सो मे बी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, जनरेशन से जनरेशन जो म्यूटेशंस हो रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स वाई जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है उसके केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। इनफैक्ट प्राइमरी इनफर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब इट इज़ डिफिकल्ट टू कंपेयर बोथ देम, बट प्राइमरी इनफर्टिलिटी ही अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब वी हैव सीन पेशेंट हु आर जस्ट 25 years of age and they have landed up to premature menopause. Yes. So yes, AMH is 0.1, 0.0 something बहुत young age में ये problems हो रही हैं. So it is not like, but ये है कि मे बी अब जो कंसेप्ट है शायद वो धीरे धीरे चेंज होने लगे बिकॉज डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और बहुत इनकरेज करते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम से प्लान कर लेनी चाहिए। एंड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट फीमेल्स, द मेल फैक्टर जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी जो भी क्वालिटी है और जो मेल इनफर्टिलिटी है वो तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इट इज़ देयर विल बी मोर इनफर्टाइल मेल देन मोर इनफर्टाइल फीमेल आफ्टर फ्यू ईयर्स। एंड इतनी अवेयरनेस आपको देखने मिलती है अपने के मेल इतना दे आर नहीं, मुश्किल है थोड़ा, मुश्किल है थोड़ा। हाँ, इनिशियल उसमें थोड़ा सा जिनकी बहुत लॉन्ग टर्म इनफर्टिलिटी चल रही है दे आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, बट इनिशियल उसमें अगर आप फर्स्ट उस पर पेशेंट आता है और आप दोनों के टेस्ट जो करते हैं तो पहले से काफ़ी बेटर है, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गया है बिकॉज पीपल आर वेल रेड नाउ, एंड बट सर्टेन कम्युनिटीज़ एंड मे बी सर्टेन फैमिलीज थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो होती है, मानते नहीं है, मतलब दे आर नॉट रेडी फॉर दैट। और दूसरा है कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का एक भी प्रॉब्लम ये हो गई है कि आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड पीपल आर नॉट रेडी फॉर द सेकेंड चाइल्ड जल्दी, मतलब दे आर लाइक ही प्रोफेशनल उसके प्रॉब्लम्स के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, या बहुत सारे रीजन से, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, पीपल वांट टू सेटल डाउन, उसमें बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो जाता है, तो फिर वो एज फैक्टर मुझे तो लगता है आजकल पेरेंटिंग भी एक चैलेंज है, और पेरेंटिंग से भी वो प्रेशर तो नहीं आ जाता। मुझे लगता है लोगों ने पेरेंटिंग को चैलेंज ज़्यादा बना रखा है तो नहीं उतना बड़ा। पहले भी मतलब पहले शायद कम सुविधाओं के साथ बच्चे पल जाते थे, आज तो सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं। नहीं, पीयर प्रेशर, इतना पॉपुलेशन है, उनको अच्छा सक्सीड कराने के लिए नहीं, प्रेशर हमेशा से रहा है उसमें। इनफैक्ट मैं बता रही हूँ, सिंस वी आर कमिंग अक्रॉस माई, मतलब आई हैव अ 18-year-old गर्ल देन अ 12-year-old बॉय, ईजी है अब, ईजी है कंपैरेटिवली। See, majority of people they are financially sound. आप एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते, बट अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एजुकेशन की अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और लोगों को खर्च करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा, मतलब पहले टाइम पे आप कंपेयर करें, इट इज़ नॉट लाइक कि पेरेंट्स के पास था नहीं, कम था आज के कंपैरेटिवली में, बट प्रायोरिटीज़ वो नहीं थी उनकी, और कंपटीशन तब ज़्यादा था क्योंकि सीट्स लिमिटेड थी। अब अगर हम किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में जाएं, अनलिमिटेड सीट्स हैं। इट इज़ नॉट अबाउट यू आर गोइंग टू अ प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज, बट सीट्स अनलिमिटेड। आपका एक प्रोफेशन सेटल हो ही जाता है, कैसे ना कैसे हो ही जाएगा। पहले इट वाज वेरी डिफिकल्ट, आपने अगर यू हैव नॉट क्रॉस्ड, यू हैव नॉट कम्पीटेड इन एन एग्जाम, सो यू आर नोवेयर, यू आर जस्ट डूइंग अ ग्रेजुएशन एंड ऑल, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। बट अब मैं बता रही हूँ ईजियर है, और मे बी एक चीज़ ये है कि हमारे अपने जो कहते हैं ना रेस्ट्रिक्शंस हैं वो हम नहीं रखना चाहते अपने पास, तब ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। एंड आई हैव सीन फादर्स आर मोर रिलक्टेंट एंड दे आर नॉट रेडी टू हैव अ सेकेंड चाइल्ड एज कम्पेयर टू मदर्स। हाँ, फादर्स को ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि एक ही ठीक है, एक ही ठीक है। हाँ, ये तो देखिए अपना अपना, आई वुड नॉट से कि ये हर फैमिली का, हर पेरेंट का, हर उसका अपना ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन है कि नहीं, सिबलिंग्स होने चाहिए, बच्चों की अच्छी साइकोलॉजिकल ग्रोथ होती है, कुछ लोगों का नहीं है, सो दैट इज देयर ओन वो, बट व्हाटएवर टू बी डन ऑन टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कॉम्प्लिकेशंस लेट प्रेगनेंसीज में ज़्यादा होते हैं। पहले अभी आपने एक वजाइनल वॉश के बारे में मेंशन करा था, ये वॉशेस और ये स्टीमिंग आजकल बड़े ट्रेंडिंग है, इज इट सेफ टू यूज? मैं बिल्कुल ही अगेंस्ट हूँ इसके। हाँ, बिकॉज इट इज़ अ कम्प्लीटली अ मार्केटिंग गिमिक, एंड हाँ, मार्केटिंग गिमिक है। और एक बार को तो मेरा मन किया था कि
आई शुड पॉइंट आउट जो एड्स आते हैं, हाँ. जिसमें बहुत ही यंग गर्ल्स के लिए प्रमोट किया जा रहा था कि आप 13-14 साल के हैं और आप वजाइनल वॉश यूज करें. दैट इज एग्जैक्टली एंड एब्सोल्युटली रॉन्ग. रीजन बीइंग, हमारी चाहे वो स्किन हो या हमारा जो वजाइनल एरिया है, दैट हैज अ वेरी गुड प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इन फॉर्म ऑफ हेयर, इन फॉर्म ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज. ओके, उसका एक बैलेंस है. जब कोई बच्ची छोटी होती है, एक लेडी मीनोपॉज में होती है, एक लेडी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होती है, वो साइकिल के प्री ओव्यूलेटरी फेज में होती है, वो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में होती है, उसका एक बहुत ही सेट मैकेनिज्म है पीएच का, जो बॉडी अपने आप रेगुलेट करती है. एंड ओवर क्लीनिंग एंड उसमें वजाइनल वॉश और ये सब यूज करने से दैट बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड. There are two kind of infections which can happen in vagina. One is bacterial and one is fungal. आप vaginal wash use करके, steam use करके या over cleaning करके with some antiseptic, Dettol, Savlon, which are absolutely not recommended. जो pregnancy delivery के method हैं, C-section is better or normal is safe? क्या और जब जिसकी ज़रूरत हो वो safe है. See, a normal pregnancy, a normal delivery is a normal way of delivering the baby. Correct. ठीक है, it is a non-invasive, it is normal delivery का मतलब क्या होता है? Normal delivery जो book में कही जाती है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि उसकी एक particular definition है. Normal delivery की क्या definition है? The delivery which is at term, which with a cephalic lie, without any associated morbidity to the mother, without any complication to the fetus, and without undue prolongation, and resulting in a healthy mother and the baby. Okay. ये सब criteria जब होते हैं ना, हाँ. then that is a normal delivery. Okay. ठीक है. अगर patient normal deliver कर रहा है, it is not required to do a cesarean section, then normal delivery is better. In certain cases, even if we are trying for a normal delivery and some complication occurs and cesarean section is required, so at that point of time, cesarean section is better. Okay. See, it is, matlab, we are not talking about labor pain. See, labor pain is something which is बहुत मुश्किल है उसका, but that is a natural process. You cannot help it out. मतलब भगवान ने ऐसे ही बना रखा है, तो क्या करोगे आप? But otherwise, if we हम पेन हटा दें, हाँ, तो उसके बाद अगर हम जाते हैं तो वी नीड टू असेस द पेशेंट कि कौन डिलीवर करेगा, किस में नहीं होंगी कॉम्प्लिकेशंस, बट दैट वे इट गोज. अच्छा, सोसाइटी में एक बहुत बड़ा एक माइंडसेट है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है, तो आपको ऐसे सोशल प्रेशर से मदर की मेंटल हेल्थ पे क्या होता है? ऐसे केसेस आए आपके पास? नहीं, सी देखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मदर और चाइल्ड की हेल्थ होती है. बट आई हैव सीन फैमिलीज गेटिंग रिजिड, नहीं ऐसा नहीं, और नहीं, जैसे अभी मैंने आपने जो लास्ट क्वेश्चन में से पूछा था कि विच इज़ बेटर, तो मैंने आपको यही बताया ना कि उस मोमेंट पे जो चीज़ सही है हम उस चीज़ को ही पेशेंट को काउंसिल करेंगे और उनके घर वालों को काउंसिल करेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो क्या चाह रहे हैं. सी, दे आर नॉट नॉलेजेबल, दे आर इग्नोरेंट, उनकी अपनी एक लिमिटेड उनका ज्ञान है और उससे वो बात करते हैं. अगर कोई पेशेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशन मदर या बेबी को आ सकते हैं, अगर हमने इसमें वेट किया नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो वी टेल देम, वी नीड टू काउंसिल देम. समटाइम यस, वी आर अ बिट रूड ऑल्सो, बिकॉज हमारे लिए तो प्रायोरिटी इन दी एंड बेबी एंड मदर है. अगर बच्चे को कुछ भी हो जाता है या मदर को कुछ भी हो जाता है, मदर को तो जनरली मदर बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस एज सच नहीं होते, बट बेबी के ज़्यादा इंडिकेशन है जिसमें हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है ऐसे टाइम पे. सो वी नीड टू काउंसिल देम. इट इज़ काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग टू देम, एंड एक आध आदमी समझदार होता है उस फैमिली में जो उस चीज़ को समझ लेता है. जहाँ तक मदर की मेंटल हेल्थ का सवाल है, सी, नॉर्मल लेबर इज़ अ डिफिकल्ट टास्क. वन हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, एंड जब वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड मेरे ख्याल से आपकी तो हुई है तो आपको पता है. और सो जब पेशेंट एंड लेटर स्टेजेस में आते हैं और वो लड़कियां पूछती हैं, काफ़ी यंग लड़कियां भी होती हैं, तो वी काउंसिल देम हाउ टू प्रिपेयर देम सेल्व्स मेंटली. व्हेन एवर समवन आस्क्स मी कि मैम क्या होगा, हमें तो नॉर्मल डिलीवरी ही करानी है, तो आई ऑलवेज टेल देम ही जैसी कोई चीज़ नहीं होती.
ये आपका काम है कि आप उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि आपको अभी किस चीज़ से गुजरना है, और आप उसको आप सरेंडर नहीं कर सकते. समटाइम्स लड़कियां गिव अप कर देती हैं इन दी एंड. समटाइम्स द फैमिली इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव. दे आर सेइंग, और हमें पता है कि हो जाएगी, थोड़ी सी हिम्मत कर लेगी, तो वी कॉल देयर मदर्स एंड सर्टेनली, मतलब लाइक उनकी जो मदर इन लॉज, फीमेल्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग. मैं बता रही हूँ, मेल्स तो झेल ही नहीं सकते उस सिनेरियो को, बट लेडीज जो घर की होती हैं, दे रियली पुश देम. और एंड इन द एंड अगर सब कुछ सही रहता है तो द गर्ल इज ऑल्सो वेरी हैप्पी. नोबडी इज सैड आफ्टर अ नॉर्मल डिलीवरी इफ एवरीथिंग गोज फाइन. मतलब दे आर हैप्पी. गॉड फॉरबिड कि किसी के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, बट एवरीबडी इज हैप्पी इफ एवरीथिंग गोज ऑन. बट अगर उस मोमेंट पे सिजेरियन की जरूरत है, समटाइम्स हमें बिल्कुल एंड पे भी करना पड़ता है, तो वो होती है ज़रूरत. आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, आपके पास चॉइस नहीं होती. एंड समटाइम्स आपके पास बहुत ही कम टाइम होता है, तो इट इज़ ऑल अबाउट कि हाउ यू काउंसिल देम. अब ठीक है, थोड़ा बहुत कोई नाराज़ होता है तो होता है, बट इन दी एंड अगर सब कुछ सही हो जाता है, वी एक्सप्लेन देम कि सी दिस वाज द सिचुएशन, दिस हैज़ हैपेंड एंड दैट्स व्हाई वी हैव डन इट. तो सेटिस्फाई तो आप सबको नहीं कर सकते, बट येस थोड़ा सा मैं बता रही हूँ सिजेरियन सेक्शंस के चांसेस क्यों बढ़ गए हैं. ये जब आपने मे बी इट इज़ आउट ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ योर क्वेश्चन एंड पीपल शुड नो अबाउट इट. देयर आर 2-3 रीजंस. एक रीज़न ये है कि पहले जैसे आपने देखा होगा, लेडीज़ कहती हैं कि हमने तो 4 किलो का बच्चा भी पैदा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आई हमें, अब 2.5 किलो के नहीं हो रहे. उसका रीज़न ये है कि मैक्सिमम फीमेल्स आर विटामिन डी डेफिशिएंट. ये चीज़ पता होनी चाहिए लोगों को. और विटामिन डी डेफिशिएंट, और वो बचपन से ही हैं. जब उनकी बोन मॉड्यूलेट हो रही होती है, रिमॉडलिंग होती है बोन की, वो तब से उनको, हाँ, दे आर विटामिन डी डेफिशिएंट इंडियन सिनेरियो में. तो देयर इज अ शेप ऑफ पेल्विस जो कि कुदरत ने बनाई है, जिसमें से नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो सकती है. ठीक है, अगर एक सर्टेन साइज का बच्चा हो तो वो आराम से निकल सकता है, विच इज कॉल्ड अ गायनोकॉइड पेल्विस. बिकॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, with generation and in generation, that shape is changed. तो उसमें 3-4 प्रकार की पेल्विस होती हैं, जिसमें एक एंड्रॉइड होती है, एक प्लेटिपोलॉइड होती है, एक ट्राइरेडिएट पेल्विस होती है. तो वो जो शेप है पेल्विस की, वो चेंज हो रही है. और तो वो जो चेंज है, उसके कारण अब जो सीपीडी के चांसेस हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी नॉर्मल डिलीवर नहीं हो पाते. एंड तो दैट इज़ वन रीज़न. और इसीलिए अब जब से बच्चा, मतलब जैसे डिलीवरी होती है, मेल फीमेल कोई भी बेबी हो, तो विटामिन डी सप्लीमेंट स्टार्ट कर दिया गया. इट इज़ रिकमेंडेड नाउ, सो दैट कि लेटर ऑन जब वो अपने प्यूबर्टी स्टेज से निकले, वो लड़की, स्पेशली गर्ल्स, तो उसमें लेटर ऑन ये प्रॉब्लम नहीं हो. पेडियाट्रिशियंस भी आजकल विटामिन डी, हाँ, बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है विटामिन डी पे. एंड सेकेंडली, थोड़ा सा रीज़न ये भी है, एक social psychological pressure on doctors also, and medical legal litigations, that we don't want to risk the baby at all. We can explain a cesarean section, but we cannot explain a fetal complication. That is the main problem, कि अगर वो कर दिया तो sometimes cesarean section is safer for the baby. So that these are the 2 reasons, like more cesarean sections are there. वो जो concept है ना कि पैसा कमाने के लिए होता है, वो थोड़ा गलत है. That is not like that. It is completely not like that. मेहनत दोनों में ही उतनी लगती है, सब बराबर है. ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है. और बड़े हॉस्पिटल, जो एस्टैब्लिश हॉस्पिटल है, उसमें कोई ये नहीं करता. इट इज़ डॉक्टर टू डॉक्टर डिफरेंस हो सकता है, एक जजमेंट का, एक ओपिनियन का, एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का, या आपकी जो नॉलेज है, आपको उस वक्त ये सही लगा. बट एवरी डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, शी वांट्स द बेबी एंड द मदर टू बी सेफ इन द एंड. वो उसकी अपनी सोचने की क्षमता है, वो उसकी उस वक्त वो क्या सोच रहे, डॉक्टर सोच रहा है, तो दैट इज़ देयर डिसीजन. हमारी जो ऑडियंस एपिड्यूरल नहीं समझती, एपिड्यूरल क्या होता है? आजकल पेनलेस डिलीवरीज के ऑप्शंस हैं, प्लीज एक्सप्लेन. एपिड्यूरल डिलीवरी, आई फील इट इज़ अ ब्लेसिंग, मतलब इट इज़ समथिंग वेरी वेरी गुड. एपिड्यूरल डिलीवरी में होता क्या है, जो हमारी जो स्पाइन होती है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हाँ, जो बैकबोन है, उसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसकी लेयर्स होती हैं. तो उसमें ड्यूरा होती है ना, तो जब जो इंजेक्शन लगता है, वो बिल्कुल बाहर वाली लेयर में एक पतला सा, मतलब आप ये मान सकते हैं कि बाल के बराबर एक पाइप होता है, वो डाल दिया जाता है, और उससे थोड़ी थोड़ी ड्रग दी जाती है. वो दवा क्या करती है, वो सिर्फ सेंसेशन को लॉस खत्म कर देती है. हाँ, यू डोंट फील पेन. इट इज़ नॉट लाइक कि वो कॉन्ट्रैक्शन कम नहीं करती, बट यू डोंट फील पेन. जो सेंसेशन ऑफ पेन है, वो कम हो जाता है, अराउंड अबाउट 90 to 100% इवन. तो
इट इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट जिसमें लंबा लेटेंट स्टेज चल रहा है, मतलब जो 2 सेंटीमीटर से लेके जो 7-8 सेंटीमीटर का जो वो है जिसमें बहुत लंबा टाइम पेन बेयर करना पड़ता है, वो पेन जो है वो सबसाइड कर जाता है। तो उससे 2 फायदे होते हैं, एक तो पेशेंट के लिए साइकोलॉजिकली इट इज़ वेरी गुड, द पेशेंट इज़ नॉट ड्रेन्ड आउट, एंड दूसरा जो मेडिकली और मैं वो कहूँ कि साइंटिफिकली देयर इज़ अ पेन पाथवे। पेन पाथवे अगर हम उसको सप्रेस कर देते हैं, उसको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया से वो कर देते हैं, तो लेबर प्रोसेस भी इजी होता है, जल्दी प्रोग्रेसिंग होता है। तो ओनली कॉम्प्लिकेशन एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में ये है कि एक तो लेबर प्रोलॉन्ग हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि जो सेंसेशन नहीं आता तो पुश करने में वैक्यूम डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड थर्डली अगर बहुत ही इमरजेंसी में सिजेरियन करना पड़े तो बिकॉज उसमें ड्रग का इफेक्ट जो आता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में वो थोड़ा सा लेट आता है, तो इसलिए वहाँ थोड़ी सी इश्यूज होते हैं। बट वी नीड टू जज, ये आपके जो मतलब जो भी ऑब्स्टेट्रिशियन है उसका ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू जज द पेशेंट। इफ आई थिंक दिस पेशेंट विल नॉट डिलीवर नॉर्मली और इट इज़ अ बिग साइज बेबी जिसमें एंड में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आई वुड नॉट इनकरेज फॉर एन एपिड्यूरल डिलीवरी, बट अदरवाइज इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। कोई लॉन्ग टर्म डिसएडवांटेज? नो, देयर इज नॉट, वो ये जो कंसेप्ट है कि पीठ में इंजेक्शन लगने से सालों साल दर्द रहता है, ये बिल्कुल गलत बात है। ना स्पाइनल एनेस्थीसिया जो कि सिजेरियन में लगता है और भी सर्जरीज में लगता है, कुछ नहीं होता है ऐसा। अच्छा, ये सी सेक्शन के लिए भी बड़ा पॉपुलर है कि अब सी सेक्शन है तो कमर में दर्द रहता है, वो कमर में दर्द हाँ, नहीं कमर में दर्द मैं बताऊँ उसका रीजन है सबसे बड़ा कि एक तो इंडियन सिनेरियो में बोन एंड मसल हेल्थ इज वेरी पुअर, और प्रेगनेंसी में वो और डिटेरियोरेट हो जाती है, और सक्सेसिव प्रेगनेंसी में वो और डिटेरियोरेट हो चुकी होती है। हमारी बॉडी में ना जब प्रेग्नेंट होते हैं तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं रिलैक्सिन, वो सब कुछ रिलैक्स कर देता है, मतलब राइट फ्रॉम योर मसल्स टू योर यूरेट्रिक मसल, आपकी जो इंटेस्टाइनल मसल है उन्हें भी सब कुछ रिलैक्स, क्यों, आपकी ब्लड वेसल्स हैं उन्हें भी रिलैक्स कर देता है, क्योंकि भगवान ने ऐसे बनाया है कि ब्लड वेसल रिलैक्स होंगी तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई बच्चे में ज्यादा जाएगी, मदर का बीपी कम होगा, जो पोस्चरल हाइपोटेंशन होती है वो जो बीपी लो रहता है प्रेगनेंसी में, दैट इज अ गुड मैकेनिज्म इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लिए वो अच्छा है। और कॉन्स्टिपेशन रहता है इसीलिए, यूरिन इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, बिकॉज सब कुछ रिलैक्स्ड है बॉडी में, आपकी मसल रिलैक्स्ड है तो क्या है, बॉडी प्रिपेयर कर रही है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो जो पेल्विक मसल्स है, पेल्विक जो जॉइंट्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, तो स्पेस बढ़ता है उससे, सो दैट वे, इसलिए उसकी रिकवरी में टाइम लगता है। कितने लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं पोस्ट डिलीवरी, हार्डली एनीवन, मतलब अब थोड़ा बहुत आया है, अब अवेयरनेस आ रही है, कोई भी नहीं करता। तो जो पुराने ज़माने में जो कंसेप्ट था, और ये मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है कि जो पुराने ज़माने में पैसिव एक्सरसाइज का जो मसाज वाला जो कंसेप्ट था, एक्चुअली दैट वाज वेरी गुड, बिकॉज वो एक टाइप की पैसिव एक्सरसाइज थी मसल्स के लिए, एंड हाँ जो मालिश होती थी, एंड इट इज गुड, इट इज बेबी एंड मदर बोथ, बेबी के लिए उतनी हार्ड नहीं, बिकॉज वो बच्चे के लिए काफी उतनी हार्ड बेबी के लिए नहीं होती है, बट वो तो हाँ मदर के लिए जो इम्पोर्टेंट है, मदर के लिए वो पैसिव एक्सरसाइज वाज गुड। एंड सेकेंडली जो पॉस्चर होता है कि आप बहुत लंबे समय तक बच्चे को दूध पिला रहे हैं, आपका पॉस्चर कैसा है, ऐसे झुक के पिला रहे हैं, किस पॉस्चर में पिला रहे हैं, दैट इज द रीजन फॉर दैट बैकएक, not for nothing to do with cesarean section, nothing to do with normal delivery, nothing to do with epidural anesthesia. अब डिलीवरी हो गई, अब बहुत सारी फैमिलीज में, या आप तो इतने कल्चरल कम्युनिटीज आपके पास आते हैं एज अ पेशेंट, क्या क्या मिथ्स आपने देखे हैं कि बच्चे को ये खिला दो या फिर मदर को ये मत खिलाओ, ऐसे कुछ आप फेस करते हो? हाँ डेफिनेटली, बहुत ज़्यादा। And it is not about communities, it is not about educated society, or it is not about illiterate people या so कोई different socio-economic status हो, it is equal in everyone. With everybody? Everybody. सब ऐसा करते हैं? Majority of them. सबसे पहली बात, जब जैसे बेबी हुआ तो शहद चटाने वाली जो आप बात कर रहे हो, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बताती हूँ, बिकॉज यू नीड टू एक्सप्लेन देम विद द लॉजिक। पहले टाइम पे क्या होता था कि मदर की डिलीवरी हुई, घर पे हुई, 200 साल पहले की मैं बताऊँ, 100 साल पहले की मैं बात बताऊँ, और ये मैं बताऊँ, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, when I was pregnant for the first time, I stayed for 3 months with my mother and with my nanny, and that day I realized my nanny was far more intelligent than my mother, and her knowledge was medically and scientifically correct. मदर को और मेरी मासी को जो पता था वो सब मिक्स था, बट जो मेरी नानी की जो नॉलेज थी, एंड वी डिस्कस्ड इट वेरी ओपनली सिंस आई वाज डूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड उन्होंने जब मैंने बात करी तो मुझे समझ में आई कि जो रीतियाँ बनी हुई हैं वो उस टाइम क्या ज़रूरी था, आज से जब
कोई मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, एवरीथिंग वाज जनरलाइज्ड फॉर एवरीवन। तो क्या होता था, जब बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद किसी रीजन से माँ का दूध नहीं आया, दूध पिला नहीं पाए, तो बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जो अभी भी होता है बेबीज को, कि आप बच्चे को अभी 4-5 घंटे कुछ ना दो बेबी को डिलीवर होने के बाद, तो बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया होगा। तो दे डिडंट हैव एनीथिंग, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब शुगर लेवल्स लो हो गई बच्चे की, तो उसको कवर करने के लिए आप कुछ तो दोगे ना बेबी को, तो आप क्या दे सकते थे, तो वो मीठा कुछ होना होता था। तो उस जमाने में वो शहद चटा देते थे, ताकि जब तक मदर बेटर फील करे और मदर फीड करा सके, या मदर फीड नहीं करा पा रही है, मिल्क नहीं आ रहा है, तब तक बच्चे की शुगर लेवल कम नहीं हो। तो वो उस जमाने की बात थी। अब उस जमाने में इतना अडल्ट्रेटेड हनी वाज कंसिडर्ड टू बी प्योर, तो वो चटा देते थे। बहुत सारी जगहों पे मैंने सुना है कि वो शीरा होता है, चाशनी जो होती है, वो भी चटा देते हैं, बिकॉज हाँ, आप बच्चे को शुगर दे रहे हैं जस्ट कि वो इतनी देर तक कोप अप कर सके, अगर उसे मिल्क नहीं मिल रहा है। बच्चा मर भी सकता है उसमें, बच्चे को फिट्स पड़ सकते हैं उसमें। तो इट वाज जनरलाइज्ड कि भाई सारे उनको ऐसे ही दे दो, ताकि किसी को भी हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर लेवल्स लो नहीं हो। बट विद टाइम ये पाया गया है कि जो शहद होता है उसमें बॉटुलिन टॉक्सिन होता है, एंड इट इज फेटल, है ना। अब उस टाइम में घर में इतने बच्चे होते थे, एक दो चले भी जाए तो बहुत फर्क नहीं पड़ता था। बट नाउ अडेज इफ इट इज हैपेंड, इट इज अ बिग प्रॉब्लम, कि सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी अगर हम एक बच्चा खो दें तो ये बहुत बड़ी चीज है। और बॉटुलिन टॉक्सिसिटी का कोई इलाज नहीं है, सो इट इज नॉट रिकमेंडेड टू गिव। एंड सेकेंडली, हम चाह रहे हैं कि हम बच्चे को कुछ भी बाहर से नहीं दें, एंड हम उसको कुछ भी मतलब लाइक चाहे चाशनी हो चाहे कुछ हो, हम उसको दे रहे हैं। और इसमें मैं एक चीज और करना चाहूंगी कि 3 मंथ्स तक बच्चे को कोई भी एनिमल प्रोटीन नहीं देना होता, तो गाय का दूध भी नहीं पिलाना चाहिए, एब्सोल्यूट नो है वो। सेकेंडली, मदर के लिए आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी एवरीथिंग इज ओके फॉर द मदर, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन एट ऑल कि आप खाने को क्या दे रहे हैं लेडी को। ये भी जैसे पानी नहीं पिलाना, या गर्म पानी देना, या फिर बहुत लाइट खाना देना, ये सब चीज़ें जो थी ये भी तब डेवलप हुई होंगी, बिकॉज प्रेगनेंसी में चेंजेस जो होते हैं उसमें 2 चीज़ें होती हैं कि जैसे ब्लड प्रेशर किसी का हाई होता है तो वाटर रिटेंशन होता था। अब उस वक्त तो ब्लड प्रेशर डायग्नोज नहीं होता तो तभी भी होगा, लेकिन कैसे पता चलेगा कि किसी को बीपी है, या कोई बहुत अनीमिक है और वो CHF में है, आपको नहीं पता ना कि हार्ट पे लोड पड़ रहा है उसके, आपको फ्लूइड ओवरलोड नहीं करना है। तो वो जनरलाइज कर दी गई कि चीज़ें कि आप पानी कम दें। सेकेंडली, पानी कम पिएगी लेडी तो वॉशरूम नहीं जाना होगा, बाहर होते थे तो दे डोंट वांट द लेडी टू बी एक्सपोज्ड टू एनी इन्फेक्शंस, तो इसलिए वो खाना पीना कम कर देते थे। दूसरा, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इंटेस्टाइनल डायलिटेशन होता है, थोड़ा सा डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। बट सिंस हम लोग की वैसे ही स्टेपल फूड चेंज हो गया है एवरीवन, सो इट इज ईजी। आप मतलब घर की बनी दाल चावल रोटी सब्जी सब खिला सकते हो। इट इज नॉट लाइक लेडी को खिचड़ी और दलिया पे ही रखना है, उबले हुए खाने पे रखना है, बिल्कुल ही मतलब जो नॉर्मल वो खाना खाती है उससे भी टेस्टलेस खाना खिलाएं। इट इज नॉट लाइक दैट, बिकॉज प्रेगनेंसी इटसेल्फ वाज अ स्ट्रेस, डिलीवरी वाज अ स्ट्रेस, इनिशियल 6 weeks आर अ स्ट्रेस फॉर द मदर, एंड देन आप उसे खाना भी नहीं दे रहे। नो, इट इज नॉट लाइक दैट कि आप हलवा तो दे रहे हो और वो शीरा तो दे रहे हो, बट एक नॉर्मल जो फूड है, फ्रूट्स नहीं दे रहे, आप फ्रूट्स भी नहीं दे रहे, ठंडा है, इट इज ऑल अबाउट, मैं बता रही हूँ, इट इज ऑल अबाउट इन्फेक्शन। इनिशियल जब वो जो पुराने जमाने में आप मदर को बीमार नहीं कर सकते थे क्योंकि आपके पास इलाज का कोई साधन नहीं था, तो हर चीज हटा दो जो कि उसको बीमार कर सकती है, सब कुछ ही हटा दो, सब कुछ हटा दो जो जिससे वो बीमार हो, चाहे उसको जुकाम भी नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको दही भी मत दो, उसे ठंडा पानी भी मत दो, एवरीथिंग। बट इट इज नॉट लाइक नाउअडेज। बट यस, जो 6 weeks में कहा जाता है कि बच्चे और माँ का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, दैट इज ट्रू, बिकॉज मदर की इम्यूनिटी भी कम होती है, यू डोंट वांट एनी इन्फेक्शंस बिकॉज शी इज रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रेगनेंसी फेज। और उससे बड़ी बात है, माँ बाहर जाएगी तो बच्चा भी जाएगा, और बच्चे को बहुत सारे इन्फेक्शन से इम्यूनिटी डेवलप करने में 6 हफ्ते लगते हैं, जो वायरल इन्फेक्शन स्पेशली होते हैं। तो जो अभी हमारी सोसाइटी में एक 40 days का 40 days है, और जो साइंटिफिकली बीपीपेरियम कहते हैं दैट इज आल्सो 42 days, दैट इज 6 weeks। सो वो चीज जो है वो मैं रिकमेंड करूंगी कि हाँ, वो एक्सपोजर जो है दैट हैज टू बी अवॉइडेड। बच्चा किसी को देना नहीं है, बच्चे के साथ कहीं ट्रैवलिंग ना करें फर्स्ट 6 weeks में, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन फिर उनका कोई इलाज नहीं होता, मेनिंजाइटिस का कोई इलाज नहीं है, मीजल्स मतलब जो बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन हैं उनका कोई इलाज नहीं है फिर बेबी में, और वो फिर लाइफ लॉन्ग रहता है। अब पोस्टपार्टम केयर कैसी करी जाए, बिकॉज आजकल पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम ब्लूज, ये बहुत कॉमन वर्ड्स हो गए हैं।
एक्चुअली ना ये थे हमेशा से, बट कहते हैं ना कि ये पता अब चल रहा है, बिकॉज क्या होता है कि जब डिलीवरी होती है तो ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रेगनेंसी में बहुत हाई होता है. दैट इज अ गुड हार्मोन विच मेक यू फील गुड, एंड वो अचानक से कम हो जाता है बॉडी में, एंड दैट लीड्स टू दैट पोस्टपार्टम डिप्रेशन. तो उसका तरीका बस यही है कि लाइक फॉर माई पेशेंट्स आई टेल देम कि इट विल हैपन एंड यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट. मतलब डोंट टेक प्रेगनेंसी और डिलीवर मीन्स लाइक पोस्टपार्टम पीरियड और चाइल्ड केयर जो है उसको बहुत बर्डन नहीं बनाना है. इट इज़ डिफिकल्ट. मतलब लाइक आई एम अ मदर, यू आर अ मदर, यू कैन अंडरस्टैंड इट कि यू कैन नॉट, आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते कि वो फेस कैसा होता है जब तक आप माँ ना बनो कि अच्छा ये भी करना है फॉर द इन फर्स्ट प्रेगनेंसी. तो द गर्ल्स दे हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड. और मुझे लगता है कि जो लोग एजुकेटेड हैं दे शुड रीड अबाउट इट व्हेन दे आर प्रेग्नेंट इंस्टेड ऑफ रीडिंग डिफरेंट अदर थिंग्स जो कि कॉम्प्लिकेशंस इन प्रेगनेंसी. आई ऑलवेज इनकरेज पेशेंट्स टू लेडीज टू रीड अबाउट पेरेंटिंग. वो ज़्यादा टफ काम है, चैलेंजिंग ज़्यादा है. हाँ वो चैलेंजिंग है. और घर वालों और पेरेंट्स, हस्बैंड हुआ या फिर मतलब उसको एक फोबिया नहीं बनाए, उस मदर को भी नहीं बनाना चाहिए, फैमिली को भी नहीं. एवरीबडी शुड बी रेडी फॉर दैट चेंज. एंड ठीक है, एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है क्योंकि फिजिकली आप ड्रेन्ड आउट होते ही हैं. आप यू आर नॉट रेडी फॉर इट, यू आर नॉट स्लीपिंग फॉर डेज एंड डेज. इट इज नॉट पॉसिबल आप एक चाइल्ड अकेले रेज कर लो. इट इज नॉट. हाँ, यू नीड सपोर्ट. एंड अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इट इज पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी डिफर करता है. आई फेस्ड इट इन माई फर्स्ट प्रेगनेंसी. आई हैड दैट postpartum depression kind of thing, but since I was a doctor and I have a very strong personality, so I cope up with that. But sometimes girls are not, and I have seen patient जो कि बिल्कुल ही psychotic हो जाती है. एक lady आई थी हमारे यहाँ, मतलब उसने just after 4-5 days, and very nice family, very supportive in-laws, everything was good, and she stopped talking and stopped eating. Okay. Nothing, मतलब she was not uttering a single. Hyposis हो गया. बहुत सीवियर हुआ था उसे, एंड शी नीड टू बी एडमिटेड अंडर साइकियाट्रिस्ट, एंड देन फिर उसके बाद वो रिकवर करी बहुत दिन बाद. तो वहाँ तक नौबत नहीं पहुँचनी चाहिए, बिकॉज इन सम अवेयर होके ध्यान दो. हाँ, फैमिली को भी पता होना चाहिए कि ये होता है, और उसको समझाना होता है कि हाँ ठीक है, ये दिस इज अ पार्ट एंड दिस विल गो अवे. क्योंकि कई बार बहुत सीवियर उसमें ना मदर बच्चे को भी हार्म कर सकती है, ये भी प्रॉब्लम आती है. सो दैट post delivery, मतलब everybody should be counseled about it, and everybody should be mentally prepared for a change in the family. That is more important. अभी एक सर्वाइकल कैंसर के लिए एक वैक्सीन है. क्या किस एज में लगवाना चाहिए, सेफ है, हाउ डज इट प्रोटेक्ट, क्या डोजेज है उसकी? हाँ, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जो है वो सबको लगवानी चाहिए. मतलब इट इज मस्ट, स्पेशली फॉर द फीमेल्स. अभी हमारे कंट्री में उतना मेल्स में वो नहीं आया है, बट इट प्रोटेक्ट्स मेल एज वेल. यस. जो HPV वायरस होता है दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं, एनवायरनमेंट में मौजूद है, एंड वो एक पॉजिटिव एजेंट होता है सर्वाइकल कैंसर का. एक वो कैंसर वन ऑफ देम, एंड ठीक है, वो मतलब एक काफ़ी मुख्य कारण है. उसके डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं, बहुत सारे स्ट्रेन हैं उसके, और उसके कुछ 18 स्ट्रेन होते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं. तो इनिशियली जो वैक्सीन आई थी वो बाइवेलेंट, क्वाड्रोवेलेंट ऐसे आई थी, कि बाइवेलेंट 2 स्ट्रेन्स के लिए आई थी, क्वाड्रोवेलेंट 4 स्ट्रेन्स के लिए आई थी. और ये कहा जाता था कि जो उसमें कुछ 16, 32 ऐसे करके थे, जो दो जो स्ट्रेन्स थे वो सर्वाइकल कैंसर कॉज करते थे, और जो बाकी 2 थे वो जेनाइटल वॉर्ट्स कॉज करते थे. तो इंडियन सिनेरियो में वॉर्ट्स उतने कॉमन नहीं थे, तो इसलिए बाइवेलेंट भी चल जाती थी. वो सर्वेरिक्स नाम से आती थी और एक गार्डासिल आती थी. ऑल ओवर द वर्ल्ड यही वैक्सीन थी. और फिर जनरली जो बाइवेलेंट वैक्सीन है वो फेड ऑफ हो गई, और क्वाड्रीवेलेंट ही आई. तो गार्डासिल आई, और गार्डासिल के बाद गार्डासिल नैनो आई, जिसमें 9 स्ट्रेन्स उन्होंने कवर करे, जो लेटेस्ट है. और एक अब इंडियन जो है भारत सीरम वैक्सीन की एक वैक्सीन आती है सर्वावैक, वो अब इंडिया में अवेलेबल है. दैट इज 2000 रुपीज़ की होती है. जो आप पूछ रहे हो डोजेस क्या होती है, एक तो इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ, और अब तो जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है गर्ल्स का उसमें आ गया है कि द गर्ल्स शुड रिसीव इट. द इम्यूनाइजेशन शुड स्टार्ट फ्रॉम 9 years of age. Ideally the immunization should be completed before first sexual exposure, है ना. और 9 to 15 के बीच में अगर लड़कियों को लग रही है तो 2 डोजेस हैं, जो कि 0 और 6 आज लगी और 6 महीने बाद लगी. अगर आप 15 साल के ऊपर की लड़की है उसको लगवा रहे हैं तो 0, 2 और 6 है. और
इफ नोबडी इज बीइंग सेक्सुअली एक्सपोज तो 26 ईयर्स तक लग जानी चाहिए, जो आइडियल है। अदरवाइज इवन इफ अगर आप वो क्रॉस कर गए तब भी लग सकती है, प्रोटेक्शन उससे भी है। कंप्लीट नहीं है तो कम से कम 70-80% प्रोटेक्शन है। जो फिजिकली मींस सेक्सुअली एक्सपोज्ड है, एक्टिव जो फीमेल्स हैं या बच्चे हो गए जिनके वो लेडीज़ हैं, उनके लिए इससे साथ वैक्सीन के साथ इम्पॉर्टेंट है ईयरली पैप स्मीयर कराना। जो यूट्रस के माउथ की एक जांच होती है, स्क्रीनिंग होती है सर्वाइकल कैंसर की, कि उसमें बहुत ही मिनिमल चेंजेस भी पकड़ में आ जाते हैं कि वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस लेडी को आज से 20 साल बाद कैंसर हो सकता है और कितना फॉलो अप उसे चाहिए। यस, इट इज द ओनली कैंसर इन द बॉडी which can be predicted early. So because cervical cancer एक ऐसी प्रॉब्लम है जब उसके सिम्टम आते हैं तो उसकी स्टेज वहाँ पहुँच चुकी होती है जो वो क्योरेबल नहीं होता है। सो इट और हाँ, एंडोमेट जो यूट्रस का कैंसर होता है वो बड़ा अच्छा होता है, वो जैसे ही होगा सिम्टम आएंगे। सर्वाइकल कैंसर के जब तक सिम्टम आएंगे तब तक ग्रोथ हो चुकी होगी, और ग्रोथ जो है वो बहुत जल्दी इन्वॉल्व करती है। सो वैक्सीनेशन इज मस्ट, बॉयज में भी गर्ल्स में भी, बट इट इज मस्ट, इट्स कम्प्लीटली सेफ। What is egg freezing? हम अपने eggs को freeze करके रख सकते हैं and get use them when we want to get pregnant later. मतलब this is a boon, ये मतलब बिल्कुल वरदान है इस वक्त, because see youth के साथ problem है, pregnancy late करनी है, हाँ late करनी है। they are I तो really encourage them. I really encourage girls who come late, who are not married till 30. ठीक है, मतलब यू आर नॉट प्लानिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ सम प्रोफेशनल इश्यूज, आप कुछ हाँ आपके जो भी रीजंस है, मेजॉरिटी प्रोफेशनल ज़्यादा है कि रीजंस ज़्यादा हैं, एंड उसमें वी डू इनकरेज कि आप अपने एग्स फ्रीज करा लें, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो मुख्य कारण इनफर्टिलिटी का है वो डिमिनिशन ऑफ एग रिजर्व है, ओवेरियन रिजर्व है, और क्वालिटी ऑफ एग्स, संख्या से ज़्यादा क्वालिटी भी है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी क्वालिटी भी खराब होती जाती है, तो दैट कैन बी फ्रीज एंड उसके बाद लेटर ऑन whenever you get married, if you आप प्रेग्नेंट नॉर्मल हो जा रहे हैं, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं हो रहे तो एटलीस्ट आपके पास एक हेल्दी एग रिजर्व है जो कि आपकी यंग एज से निकाला गया है, तो उसकी जो क्वालिटी ऑफ एग जो है, जो उसमें डीएनए मटेरियल जो है वो अच्छा है। लेटर ऑन जो वाला जो होता है वो उतना अच्छा मटेरियल नहीं होता उसमें। तो एक कब तक वायबल रहता है, कब तक हम उसको, फॉर हाउ मेनी इयर्स हम उसको यूज कर, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं। उसमें फ्रीजिंग जो होती है वो उसका मेरे ख्याल से 10 to 20 ईयर्स इट कैन बी इजीली फ्रीज, उसका तरीका होता है हाँ लॉन्ग इनफ, एंड उसमें पूरा किसी का भी एम्ब्रियो फ्रीज हो रहा है या फिर उसमें एग फ्रीज हो रहा है, उसका पूरा पेपर वर्क होता है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन होता है। क्या कॉस्ट लगती होगी लगभग इसमें? जस्ट गिव अ ब्रैकेट्स के। सी ओवम पिकअप जो होता है, मतलब आई एम नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ दैट, बट ठीक है, इट इज नॉट अ वेरी चीप प्रोसेस, बट नॉट वेरी एक्सपेंसिव, मे बी लाइक 50,000 to 1 lakh rupees maybe. Okay. I'm not very much aware about the cost, because there's the medium which is more expensive, जिसमें रखा जाता है ना, वो that is expensive. तो once आपने उसको फ्रीज करा लिया, तो डज इट रिक्वायर कोई रिकवरी टाइम होता है कि 2 दिन रेस्ट करना है या हॉस्पिटलाइज रहना है? नहीं, जो पिकअप होता है, जो अंडे निकाले जाते हैं वो जनरल एनेस्थीसिया में निकाले जाते हैं, तो इट इज जस्ट लाइक अ डे केयर प्रोसीजर, एंड आफ्टर दैट द लेडी कैन गो होम बैक टू रूटीन। यस यस डेफिनेटली। बट अभी थोड़ी अवेयरनेस कम है काफ़ी, क्योंकि एंडोमेट्रोसिस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एमएच लेवल जो गर्ल्स के हैं वो काफ़ी कम हो रहे हैं, जल्दी कम हो रहे हैं। सो आई तो इनकरेज देम टू गो फॉर एग फ्रीजिंग, एंड दैट इज़ अ गुड ऑप्शन, दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए अवेयर करो। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा कम है लोगों में, और मिथ्स और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। आई फील a pregnancy should be planned, means in our OPD लोग आते हैं, नई नई शादी हुई होती है और अर्ली प्रेगनेंसी होती है, उनके डिफरेंट प्लान्स होते हैं, then they get that pregnancy aborted just because they have not planned it. So first of all I to tell them that you people have such a long courtship period, and सब फोटोशूट भी हो रहा है और ये सब हो रहा है, तो ये चीज़ भी डिस्कस होनी चाहिए कि when you want to plan your pregnancy, and you should visit a gynecologist for this advice. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इतने सालों में शायद 3 या 4 ही लोग आए होंगे जो कि मतलब हाँ प्री प्रेगनेंसी और या कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस के लिए आए होंगे जस्ट आफ्टर प्रेगनेंसी या जस्ट आफ्टर मैरिज। एंड कॉन्ट्रासेप्शन में ना देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। जनरली जो अवेयर जो लोगों को पता है वो कॉन्डम्स पता है और पिल्स पता है,
अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया में अभी उतना चलन नहीं है, और कॉपर टी और इंडिया में चलन नहीं, अदरवाइज इम्प्लांट्स भी आते हैं अभी. इट इज़ नॉट इनटू प्रैक्टिस इन इंडिया सो मच. आई वुड से कि एक कैफेटेरिया अप्रोच होता है कि वी टेल एवरीथिंग टू पेशेंट कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, ऑप्शंस है, एंड यस, एंड किसके क्या प्रोस एंड कॉन्स है, किसके बेनिफिट्स हैं, किसके फेलियर रेट ज़्यादा है, देन दैट इज देयर चॉइस टू opt for that. So that is called a cafeteria approach in contraception. But as far as clinical practice is concerned, barrier contraception is good क्योंकि वो इन्फेक्शन नहीं होता है उससे, बट उसका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा हाई है. मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट 14. सो मतलब लाइक 14 couples among 100 then get pregnant. And जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उनका फ़ायदा ये है कि वो एक तो साइकिल रेगुलराइज करती हैं, और आप जब चाहें तो उसे बंद कर सकते हैं. पीसीओ हो गया, एंडोमेट्रोसिस हो गया, उसमें बहुत हेल्प होती है. तो जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो आपको कंसेप्शन जल्दी होगा. एंड पुराने टाइम में एक्चुअली बहुत जो मिथ्स एसोसिएटेड है ओसीपी से, जो कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से, क्योंकि कॉम्बिनेशंस जो आते थे वो डिफरेंट आते थे, बहुत हाई डोज आते थे. अब तो मतलब जो न्यूअर वो हैं वो इतनी ज़्यादा लो डोज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आ गई हैं और इतनी फिजियोलॉजिकल है. मतलब जैसी आपकी बॉडी क्लॉक चलती है, आपके हार्मोन चलते हैं, बिल्कुल वैसे ही उसका कॉम्बिनेशन है. हाँ, एंड रियली हेल्प्स. इट हेल्प्स इन प्री मेंस्ट्रुअल जो सिंड्रोम होता है, पेन होता है, जो ब्लूज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. थर्डली आपका कॉपर टी आता है. कॉपर टी इज़ ऑल्सो अ गुड मेथड फॉर द पीपल हु कैन नॉट गो फॉर, क्योंकि आपको याद रखना पड़ता है पिल्स लेना. अगर आप भूल जाएंगे तो हाँ मिस्ड हो जाएंगे, तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं. सेकेंडली आपकी साइकिल इरेगुलर हो जाएगी. तो फॉर देम कॉपर टी इज़ अ गुड ऑप्शन एंड वन कैन गो फॉर दैट. सर्टेन कॉम्प्लिकेशन विद कॉपर टी इज़ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होती है कई बार. इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, मतलब जो आम भाषा में सूजन कहते हैं, बिकॉज इट इज़ अ फॉरेन बॉडी. और जो OCPs हैं दे आर वेरी गुड इन यंग गर्ल्स. मतलब जो लड़कियां हैं जो अनमैरिड हैं, हुआ सेक्शुअली एक्टिव, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. बिकॉज जो 72 आवर्स वाली आईपिल होती है, दैट हैज़ इट्स ओन कॉम्प्लिकेशन. एक तो उसमें फेलियर रेट ज़्यादा है, दूसरा एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ट्यूब में प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत होते हैं. फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं उसके माध्यम से बताना चाहूँगी, एक मिरीना आती है. Mirena is a hormonal intrauterine device, and it is a boon for ladies after 35 years of age. Okay. Because उसमें वो हार्मोन है जो कि अगर जिनको पेरीमीनोपॉजल एज ग्रुप में जो 40 के आसपास जो लेडीज हैं, उनमें जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें जो हार्मोन दिए जाते हैं वो हार्मोन है उस मिरीना में. तो आप अगर किसी को आप सेफ हो रहे हैं, वो आपको ओवेरियन कैंसर, यूट्राइन कैंसर से बचाता है, जो एडिनोमाइसिस जो कि कहते हैं कि यूट्रस में सूजन आ गई उससे बचाता है, फाइब्रॉइड्स नहीं होने देती वो, और इट इज़ फॉर 5 to 7 years. तो इट इज़ समथिंग वेरी गुड, और लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर होना चाहिए. एंड वी आर प्रमोटिंग इट. इनिशियली इट वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव. जब लॉन्च हुई थी 35,000 अराउंड आती थी. अब तो उसकी कॉस्ट 3,500 कर दी गई है, बिकॉज अब बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. एंड मतलब दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर लेडीज अबव 35 years ऑफ एज. जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं ये सेफ ही हैं एक तरीके से, इनसे ब्रेक लेना चाहिए? बिकॉज नहीं, ब्रेक की कोई ज़रूरत नहीं होती. आराम से 2 साल तो यू कैन टेक इट ईजिली. एंड दूसरा, बिकॉज जब आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं तो ब्लीडिंग बहुत कम हो जाती है. इट इज़ नॉट समथिंग दैट आपके यूट्रस में कुछ दिक्कत हो गई यार, आपका ओवेरियन फंक्शन डिरेंज हो गया. इट इज़ नॉट लाइक दैट. साइकोलॉजिकली पेशेंट्स को ज़्यादा लगने लगता है कि आई एम नॉट ब्लीडिंग एट ऑल. सो 2 years तक it is said it is completely safe. The only thing is 2 things जो associated होती हैं contraceptive pill से. Number 1 is lipid profile derangement, जो कि कुछ combinations में नहीं होता है, और दूसरा liver function derange हो सकता है. So after 6 months वो आप उसको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो आप LFT और लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं. देयर आर सर्टेन कॉन्ट्राइंडिकेशन, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं कि जिनमें नहीं देनी होती, तो दैट योर डॉक्टर कैन टेल यू. हाँ, दैट वो आपसे पूछ के ही आपको कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस देना है. लाइक फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर हो, या फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो, स्ट्रोक की हिस्ट्री हो, बहुत सीवियर माइग्रेन किसी को होता हो, उसमें डिरेंज लिवर फंक्शन हो, तो उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देते हैं. आपने ब्रेस्ट कैंसर मेंशन करा. ब्रेस्ट कैंसर भी मतलब द केसेस इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड टू मच. यस.
क्या रीजंस हैं इनके? ऐसे कुछ सिम्टम्स जो हम डायग्नोज कर सकें एज अ पर्सन ओनली बिफोर विजिटिंग के, हमें ये प्रॉब्लम हो रही है तो हम डॉक्टर को विजिट करें? सी ब्रेस्ट कैंसर जो है इट इज़ ओनली 5 to 10% जेनेटिक होता है. हाँ, बाकी किसी को भी हो सकता है. सो इट इज़ रिकमेंडेड स्पेशली आफ्टर 35 years of age. Self examination is very important. It is a detailed thing in its own. Self examination by ladies, it is very very important. आपको नहीं पता है कि कब ब्रेस्ट कैंसर आपको हो जाएगा, तो इट इज़ एवरी मंथ और एवरी वीक वन शुड एग्जामिन द ब्रेस्ट. द ब्रेस्ट इज एग्जामिन, जब एग्जामिनेशन जो होता है वो फ्लैट ऑफ हैंड से होता है, ऐसे नहीं पकड़ना होता. बिकॉज जब आप ऐसे पकड़ते हैं तो आपको जो फैट जो होता है ब्रेस्ट का, वो आपको लगता है कि लंप है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. आप फ्लैट ऑफ हैंड से, जब भी आप मिरर में देख के आप अपने फ्लैट ऑफ हैंड से उसको पैल्पेट करें. अगर कोई लंप फील हो या फिर इफ देयर इज अ डिफरेंस इन शेप और या जो निपल्स का रिट्रैक्शन है, ये बहुत अर्ली साइंस होते हैं. तो ये ध्यान देना चाहिए लेडीज को अगर ऐसा कुछ हो रहा है. एंड सेकेंडली एन अल्ट्रासाउंड और अ मैमोग्राफी. मैमोग्राफी आफ्टर 40 years of age every year should be done. Ideally, yes. Every year should be done that for early detection, because you cannot prevent it, but you can detect it earlier, so the treatment is easy. Be on time. Yes. और जो फैमिली हिस्ट्री है, जिनकी जो BRCA 1 BRCA 2 वाला होता है, उनका एक डिफरेंट ही वो चलता है फॉलो अप. वो एक डिफरेंट सेट ऑफ पेशेंट्स होते हैं, उनका डिफरेंट फॉलो अप है. मीन्स होता फॉलो अप ऐसे है, बट दे नीड टू बी इवैल्यूएटेड फर्दर फॉर डिफरेंट जेनेटिक कॉजेज और जीन म्यूटेशंस. उनके कुछ अलग टेस्ट होते हैं? हाँ, उनके अलग टेस्ट होते हैं. ओके. अब 40s के बाद अर्ली मेनोपॉज भी, मेनोपॉज बहुत अर्ली होने लग गया है फीमेल्स को. मेनोपॉज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? सी मीनोपॉज अगर हो रहा है अर्ली, लाइक आई टोल्ड यू अभी इनिशियली जब हम बात कर रहे थे कि अब ओवेरियन रिजर्व बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है. ठीक है, तो मीनोपॉज की एज भी कम होती जा रही है. वैसे तो वो 44 till 54 years of age है. अगर 44 से पहले हो रहा है तो इट इज प्रीमेच्योर मीनोपॉज. सी सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है मीनोपॉज का, वो पड़ता है बोन एंड मसल हेल्थ पे. ओके. सबसे ज्यादा, बिकॉज ईस्ट्रोजन होता है वो उसमें ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होती है, वो बोन्स को बनाता है. और दूसरा कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, हार्ट को बहुत सेफ रखता है ईस्ट्रोजन. जब ईस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी में कम होता है, सो ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होती है, अपार्ट फ्रॉम योर सेक्सुअल लाइफ एंड मूड स्विंग्स एंड लेथार्जी बिकॉज ऑफ पुअर बोन एंड मसल हेल्थ. इसलिए वी एडवोकेट कि आफ्टर 35 years of age वन शुड स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज. एक्सरसाइज डजंट मीन कि आप दौड़ रहे हैं, आप जंप कर रहे हैं. रेजिस्टेंट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आइदर इन फॉर्म ऑफ योगा. रेजिस्टेंट ट्रेनिंग मैं ज़्यादा कहूँगी उसको. आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज जो होती हैं, जिसमें आप योगा कर सकते हैं, बॉडी वेट एक्सरसाइजेज कर सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रेंथ. इफ़ यू आर ओके विद इट, आप स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, आप अपनी आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं. वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी मसल और बोन हेल्थ के लिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वॉक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. वो ठीक है, अपना वेट, क्योंकि वेट भी गेन होना शुरू हो जाता है व्हेन यू एंटर मेनोपॉज, आपका मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज होने लगता है. सो यू नीड टू चेंज योर लाइफस्टाइल एट दैट टाइम, बिकॉज फिर लेटर स्टेज में उसको स्टार्ट करना इज रियली डिफिकल्ट. अलार्मिंग एज क्या है कि उससे पहले आपको ये सारी कॉन्शियस हो जाना चाहिए? आई थिंक 35 years of age वन शुड स्टार्ट इट. आफ्टर 35. No excuse. हाँ, मैं तो पर्सनली भी फील किया है कि आफ्टर दैट यस, आपका थोड़ा स्टैमिना, स्पेशली 40 के बाद तो आपका स्टैमिना थोड़ा लो होने लगता है. एंड अगर आप उसको बिल्डअप करना शुरू कर दें तब से, तो इट इज़ गुड. लेटर ऑन अदरवाइज दिक्कत होती है. मैम, गायनेकोलॉजिकल हेल्थ के लिए, गुड गायनेकोलॉजिकल हेल्थ के लिए लोग कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो इग्नोर कर देते हैं और इतना डिले कर देते हैं डॉक्टर के पास जाने में? हाँ, एग्जैक्टली. इसमें ना दो रीजंस हैं. एक तो फीमेल्स में भी हमारे यहाँ जो सोशल अवेयरनेस है या फिर जो सोसाइटी है, उसमें फीमेल हेल्थ पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता. उसको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि ये सब चीज़ें तो होंगी ही. दूसरा, नॉलेज कम है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सिम्टम्स की. एंड तीसरा, हेजिटेंट. दे आर लाइक हेजिटेंट अबाउट एग्जामिनेशन, दे आर हेजिटेंट अबाउट टॉकिंग अबाउट इट. एंड जो रेड फ्लैग्स हैं, जो बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो है especially in perimenopausal age, any abnormal bleeding. Okay. Any type of abnormal bleeding के लिए is a red flag. आपको जब भी अपने एक नॉर्मल menstrual पैटर्न में चेंज लग रहा है, आपको हॉस्पिटल में आके मिलना चाहिए और अपने आप को इवेलुएट कराना चाहिए. इट इज़ नॉट लाइक कि हमेशा वो कैंसर होता है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर वो समय से
उनका समाधान हो जाए तो लेटर ऑन ऑपरेशन की नौबत नहीं आती है। एक तो ये लोगों में स्पेशली फीमेल्स को ऐसा लगता है कि यूट्रस इज ओनली टू गिव चाइल्ड बर्थ, अपार्ट फ्रॉम दैट उसका रोल नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आफ्टर हिस्टेक्टमी जो है, अगर अर्ली एज में लाइक 40 से पहले तो अब रिकमेंडेड ही नहीं है, बट अनटिल अनलेस कि आपके पास कोई चॉइस ना बचे मेडिकल ट्रीटमेंट की, बट उसमें अगर 40 से पहले किसी मतलब इस एज ग्रुप में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अगर हम उसको सॉल्व नहीं करते और उस यूट्रस निकाल देते हैं तो अर्ली मीनोपॉज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ओवरीज की ब्लड सप्लाई भी कहते हैं हैम्पर हो जाती है, तो उससे मीनोपॉज जल्दी होता है। फिर देन आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा हैम्पर करती है। फिर देन देयर इज़ अ साइकोलॉजिकल थिंग ऑल्सो इन फीमेल दैट शी डजंट हैव अ यूट्रस। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि एवरी पेशेंट जिसको थोड़ा बहुत कुछ भी हो तुरंत उसका ऑपरेशन कर देना चाहिए, कर देना चाहिए या किसी को करवा लेना चाहिए, बिकॉज फीमेल्स का ये बिल्कुल ये सेट माइंडसेट लेके आते हैं कि हमें तो यूट्रस निकलवा दो, वी आर नॉट एबल टू टॉलरेट इट। बट अब इतनी ज़्यादा मेडिकल मैनेजमेंट के ऑप्शंस हैं हमारे पास, सो वी कैन डू दैट ऑन अ वेरी टाइम बेसिस। दूसरा, कोई भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग यानी माहवारी बंद होने के 1 साल के बाद अगर किसी को दोबारा ब्लीडिंग हो रही है, कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज आ रहा है जो कि बहुत स्मेली हो और मटमैले रंग का हो, उसमें ब्लड आ रहा हो, देन दैट नीड टू बी इवैल्यूएटेड। तो ये 2 चीज़ें हैं जो बिल्कुल रेड फ्लैग्स हैं बिल्कुल, कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप तुरंत हॉस्पिटल आएँ। देन ब्रेस्ट लंप की बात हो रही थी, अगर आपको ब्रेस्ट में अपने कोई भी चेंजेस लग रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, बिफोर इट इज़ टू लेट, बिकॉज वो आप समय रहते अगर ठीक हो जाता है तो मैनेजमेंट इज ईजियर। यस, डेफिनेटली। Thank you so much for the show. Thank you for giving your valuable insight and helping us to understand difference between fear and facts and figuring out a good reproductive health. Thank you so much for watching today. अगर आपको ये show अच्छा लगा then please share it with your favorite lady. Comment below. Thank you so much.